नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्रीय समिति की बिहार चुनाव में बड़ी चेतावनी। कहा कि बिहार में चुनाव से हो सकता है कोरोना विस्फोट और नहीं फॉलो हो रहा है एक भी गाइडलाइन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार का निकला दिवाला, 12 लाख रेलवे कर्मचारियों का दिवाली बोनस रोक दिया गया। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वायनाड के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी और करेंगे कोरोना की स्थिति की समीक्षा। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। केंद्रीय समिति की बड़ी चेतावनी, बिहार में चुनाव से हो सकता है कोरोना विस्फोट, नहीं फॉलो हो रहा गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सभी दल के नेता जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। हर चुनावी सभा में भीड़ बेलगाम है, ना तो मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही किसी भी चुनावी सभा में कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन को फॉलो करते देखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय समिति ने बड़ी चेतावनी दी है। रविवार को केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों की नेशनल सुपर मॉडल समिति ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में चुनाव में असामान्य रूप से कोरोना बढ़ सकता है। इस समिति में आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी कानपुर सहित विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में चुनाव और बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान मरीज असामान्य रूप बढ़ सकते हैं। हालांकि सर्दी खत्म होते ही संक्रमण कम होगा। समिति का अनुमान है कि फरवरी में महामारी नगण्य स्तर पर पहुंच जाएगी। तब तक देश में 1.6 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके होंगे। वहीं पटना की बात करें तो पटना में फिर से कोरोना का ग्राफ चढ़ने लगा है। रविवार को पटना में 316 नए कोरोना संक्रमित मिले। नए संक्रमितों के मिलने के बाद ही पटना में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 32,610 हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार का निकला दिवाला, 12 लाख रेलवे कर्मचारियों का दिवाली बोनस रोक दिया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 12 लाख रेलवे कर्मचारियों का दिवाली बोनस रोक दिया है। इससे पहले ये खबर थी कि भूतपूर्व रेलवे कर्मचारियों की पेंशन में भी दिक्कत आ रही है। साफ बात है कि मोदी जी के पास अपने लिए दुनिया का सबसे लग्जरी हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन रेलवे कर्मचारियों के हक का पैसा देने में उन्हें शर्म आ रही है। हर साल ये बोनस दशहरे से पहले जाता था, लेकिन इस बार कोई उम्मीद नहीं दिख रही। रेलवे कर्मचारियों के बोनस से संबंधित फाइल रेलवे बोर्ड ने काफी पहले से वित्त मंत्रालय को भेजी हुई है, जिस पर अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। देश भर की रेलवे यूनियन ने तय किया है कि अगर 21 अक्टूबर तक बोनस का ऐलान नहीं किया गया तो रेलवे कर्मचारी 22 अक्टूबर को 2 घंटे तक रेल का चक्का जाम करेंगे। पिछले साल रेलवे ने प्रत्येक कर्मचारी 18,000 रुपए के आसपास बोनस दिया था। इसी हिसाब से देखें तो लगभग 12 लाख कर्मचारियों को बोनस बांटने के लिए रेलवे को 20 अरब के आसपास रुपए चाहिए, जो प्रधानमंत्री के प्लेन की कीमत 8,500 करोड़ के सामने बहुत मामूली रकम है। बोनस कोई खैरात नहीं है, यह उनके हक का पैसा है। रेलवे की 1974 की ऐतिहासिक हड़ताल के बाद रेल कर्मचारियों को बोनस मिलना शुरू हुआ। इसके लिए रेल कर्मचारियों ने अपनी कुर्बानियां भी दी। लंबे संघर्ष के बाद रेल कर्मचारियों को बोनस का अधिकार मिला था। और सिर्फ बोनस की ही बात नहीं है, रेलवे कर्मचारियों की पेंशन पर भी संकट है। रेलवे मंत्रालय के पास तकरीबन 15.5 लाख रिटायर्ड कर्मचारी हैं। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि रेलवे बोर्ड ने पेंशन की रकम के बारे में भी हाथ ऊंचे कर दिए हैं। रेलवे ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह पेंशन के बोझ से उसे मुक्त कराए, क्योंकि वह हर वर्ष अपनी आय से 50,000 करोड़ रुपए का भुगतान इस मद में कर रहा है। मोदी सरकार कोरोना संकट से उबरने हेतु अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया है। डीए महंगाई भत्ता जनवरी में 4% बढ़ा था, वह अब तक नहीं मिल पाया है। जुलाई की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने महंगाई भत्ता को जुलाई 2021 तक के लिए आधिकारिक रूप से घोषणा करके फ्रीज कर दिया। बाद में ही पता चलेगा कर्मचारियों को ये कैसे मिलेगा। यानी न बोनस है, न महंगाई भत्ता, न और अब तो ये ठिकाना भी नहीं कि अगले साल पेंशन भी मिल पाएगी या नहीं। जैसे राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने से इनकार कर रही है मोदी सरकार, वैसे ही एक दिन कभी भी बोनस, महंगाई भत्ता और पेंशन देने से इनकार भी कर सकती है। देश को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया गया है इस मोदी गवर्नमेंट ने। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वायनाड के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, करेंगे कोरोना की स्थिति की समीक्षा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार से केरल के वायनाड के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे। गांधी एक विशेष उड़ान से कोझिकोड पहुंचेंगे और कलेक्टर द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले सड़क मार्ग से
मल्लपुरम जाएंगे। बैठक के बाद उनका कालपट्टा के सरकारी गेस्ट हाउस में जाने का कार्यक्रम है, जहां वह रात के लिए रहेंगे। वह अगले दिन वायनाड जाएंगे। पार्टी नेताओं ने कहा है कि गांधी की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कोई सार्वजनिक समारोह तय नहीं है। वायनाड जिले के अलावा कोझिकोड और मल्लपुरम जिले के कई क्षेत्र अपने निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इस दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को वायनाड कलेक्ट्रेट में कोविड-19 की समीक्षा बैठक करेंगे। वे वायनाड कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक भी करेंगे और फिर वह रात के लिए कालापट्टा के सरकारी गेस्ट हाउस वापस आएंगे। अपने दौरे के अंतिम दिन गांधी जिला अस्पताल मथवाड़ी जाकर जायजा लेंगे। इसके बाद वह कन्नूर एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से वह विशेष फ्लाइट लेकर वापस दिल्ली जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, वोट मांगने आए नीतीश के मंत्री को लोगों ने खदेड़ा, पूछा गांव में कैसे घुस गए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जोरों पर है। चुनाव में वोट मांगने के लिए नेता और मंत्री गांव-गांव की खाक छान रहे हैं, जहां उनको विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। विरोध का ऐसा ही एक मामला समस्तीपुर से सामने आया है। यहाँ बिहार सरकार के मंत्री और समस्तीपुर कल्याणपुर से विधायक महेश्वर हजारी को वोट मांगते समय काफी फजीहत का सामना करना पड़ा। जनता के बीच जाकर मंत्री जी वोट देने की अपील कर रहे थे। इस दौरान लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वे मंत्री से उनके काम का हिसाब मांगने लगे। साथ ही पूछा कि गांव में कैसे घुस गए। पूसा में ग्रामीणों ने गांव में घुसने से पहले ही मंत्री जी को न सिर्फ रोक दिया, बल्कि तू मैं करते हुए गाली गलौज तक कर डाली। दरअसल मंत्री अपने समर्थकों के साथ बाइक पर बैठकर वोट मांगने निकले थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए घेराव कर दिया और जमकर हंगामा किया। मंत्री जी के विरोध का यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री महेश्वर हजारी को कुछ लोग अपने गाँव से भगाते हुए नजर आ रहे हैं और ऊंची आवाज में बात करने के साथ ही गाँव में न घुसने की हिदायत दे रहे हैं। लगभग 2 मिनट के इस वीडियो में मंत्री जी के साथ में रहे लोग गांव वालों को समझाने की कोशिश करते दिखते हैं, लेकिन गांव वालों के आगे उनकी एक नहीं चलती। विरोध कर रहे लोग बिजली, पानी और सड़क जैसी मूल समस्याओं को मंत्री जी से सामने रख रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस सीट पर एनडीए में फूट, अंदर खाने एलजेपी प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, भाजपा की पारंपरिक विधानसभा सीट सासाराम में आरजेडी ने इस बार भगवा पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की है। आरजेडी ने सासाराम सीट पर वैश्य समाज से आने वाले राजेश गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर इस सीट के जेडीयू कोटे में चले जाने की वजह से बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से शिथिल दिख रहे हैं। वहीं भाजपा के बागी नेता रामेश्वर चौरसिया लोजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा के बहुत से कार्यकर्ता रामेश्वर चौरसिया की मदद कर रहे हैं, जिससे सासाराम विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के कमजोर पड़ने के आसार हैं। सासाराम में जेडीयू ने डॉक्टर अशोक कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अशोक कुशवाहा पिछले 3 दशक से आरजेडी से जुड़े रहे। पिछले दिनों उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली थी। जेडीयू में आते ही उन्हें सासाराम से उम्मीदवार बना दिया गया। हाल तक राजद के मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले डॉक्टर अशोक कुशवाहा के पाला बदलते ही भाजपा के दावेदार जवाहर प्रसाद हाशिए पर चले गए। सीट बंटवारे में जब सासाराम जेडीयू के कोटे में गया तो उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा छा गई। माना जा रहा है कि वरिष्ठ भाजपा नेता रामेश्वर चौरसिया ने सासाराम से लोजपा प्रत्याशी बनकर भाजपा कार्यकर्ताओं को कुछ संबल दिया है। बहुत से भाजपा कार्यकर्ता चौरसिया के समर्थन में बताए जा रहे हैं। ये लोग अब खुलेआम लोजपा प्रत्याशी के पक्ष में कैंपेन चला रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऐसी जगह नहीं जहां जब जी चाहे कोई आ जाए, सरकारी अधिकारियों की अपील दायर करने पर जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर करने में सरकारी अधिकारियों द्वारा ज्यादा देरी करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना लगाना चाहिए और इसका भुगतान जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाना चाहिए। जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ऐसी जगह नहीं हो सकती है जहां अधिकारी समय सीमा की अनदेखी कर जब जी चाहे आ सके। हमने यह मुद्दा उठाया है कि अगर सरकारी मशीनरी समय से अपील या याचिका दायर करने के नाकाबिल या असमर्थ है तो इसका एक ही समाधान है। हम विधायिका से अनुरोध करेंगे कि अक्षमता के चलते सरकारी अधिकारियों की अपील या याचिका दायर करने की समय सीमा को बढ़ाया जाए। पीठ ने मध्य प्रदेश की ओर से 663 दिन की देरी से दायर की गई अपील पर कड़ी आपत्ति जताई। पीठ ने अपने आदेश में कहा, जब तक कानून है तब तक अपील तय समय सीमा के भीतर दायर करनी होगी। देरी के क्षमा आवेदन में कहा गया है कि दस्तावेजों अनुपलब्धता के चलते देरी हुई। हम विस्तृत आदेश लिखने के लिए बाध्य हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारियों पर हमारी सलाह का कोई असर नहीं हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कमलनाथ बोले, हमारी सरकार वोट से बनी थी, शिवराज सरकार नोट से बनी है। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भिंड के गोहद में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव प्रजातंत्र का उत्सव होता है, लेकिन यह चुनाव उत्सव का नहीं, बिकाऊ का चुनाव है। अमेरिका में भी डॉक्टर अंबेडकर के चित्र लगे होते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि कभी ऐसा भी समय आएगा जब भारत में बिकाऊ की राजनीति होगी। इन्होंने देश को कलंकित किया है। पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सरकार 15 साल बाद वोट से बनी थी, लेकिन यह सरकार नोट से बनी है। प्रजातंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं, धनतंत्र की सरकार बनी है। 15 साल बाद 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई, उसमें 2 महीने चुनाव चले गए। उन्होंने कहा कि किसान हत्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में नंबर 1 प्रदेश भाजपा ने हमें सौंपा था। मैंने गौशालाओं को खोलकर किसानों का कर्ज माफ कर कौन सी गलती की थी? सौदे की सरकार का मुख्यमंत्री बनूं, ऐसा पाप करने को मैं तैयार नहीं था। यहाँ के नेता बिक सकते हैं, लेकिन वोटर नहीं बिक सकते। पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि 3 के बाद 4 तारीख भी आने वाली है। अब गुलामी का समय खत्म कर नया इतिहास लिखना है। सच्चाई का साथ देंगे, तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा। सभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने गोहद के पूर्व विधायक रणवीर जाटव पर हमला बोला। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रजातंत्र में अगर ऐसी घटना होगी तो वोट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिदंबरम ने बाइडेन की टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश, बिहार के वोटरों से की खास अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बिहार, मध्य प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों के लोगों से रविवार को अपील की कि वे मतदान करते वक्त अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन की विभाजन के बजाय एकता को चुनने वाली टिप्पणी को याद रखें। बाइडेन ने अमेरिकी मतदाताओं से भय के बजाय उम्मीद, विभाजन के बजाय एकता को चुनने को कहा था। चिदंबरम ने कहा कि भारतीय मतदाता भी इसी राह पर चलकर मतदान करें। बिहार में 3 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव का पहला चरण 28 अक्टूबर को है। इसके अलावा देश के 12 राज्यों में लोकसभा की 1 सीट तथा विधानसभा की 56 सीटों के लिए उपचुनाव 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने हैं। विधानसभा की जिन 56 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 28 सीटें मध्य प्रदेश में हैं। चिदंबरम ने ट्वीट किया, अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कल कहा था, हम भय के बजाय उम्मीद को चुनते हैं, विभाजन के बजाय एकता को, कल्पना के बजाय विज्ञान को और झूठ के बजाय सच को चुनते हैं। इस प्रण को बिहार, मध्य प्रदेश और देश के किसी भी हिस्से के लोगों को इस महीने मतदान केंद्र पर जाते वक्त अपने जहन में रखना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जेसिंडा अर्डेन के न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री चुने जाने से हमें यह उम्मीद मिलती है कि शालीनता और विकासोन्मुखी मूल्य लोकतंत्र में विजयी हो सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी का केंद्र पर वार, कहा लोकतंत्र सबसे मुश्किल समय से गुजर रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को पार्टी के नेताओं के जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करने को कहा। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लोकतंत्र सबसे मुश्किल समय से गुजर रहा है। सोनिया गांधी ने अपनी अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की एक बैठक में पार्टी के नेताओं से यह अपील की। बैठक के बारे में ट्वीट कर जानकारी देते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सोनिया जी ने हर किसी से जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करने और उनकी दशा बेहतर करने की अपील की है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यह बैठक खासा मायने रखती है क्योंकि यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों सहित विभिन्न राज्यों में होने जा रहे उपचुनावों से पहले हुई है। कांग्रेस नए कृषि कानूनों को केंद्र द्वारा पारित कराए जाने का मुद्दा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार एवं उसकी मौत का मामला, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति से जुड़े मुद्दे जोर शोर से उठा रही है। पार्टी नए कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भी कर रही है। पिछले महीने कांग्रेस में सांगठनिक स्तर पर बड़े फेरबदल के बाद सोनिया गांधी ने पहली बार महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में पारित कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नीति सरकार ने इन कानूनों से भारत की लचीली कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर ही हमला किया है। सोनिया गांधी ने कहा, हरित क्रांति से मिले फायदों को समाप्त करने की साजिश रची गई है। करोड़ों खेतीहर मजदूरों, बटाईदारों, पट्टेदारों, छोटे और सीमांत किसानों, छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी पर हमला हुआ है। इस षड्यंत्र को मिलकर विफल करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में तीनों कानूनों, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की थी।
सोनिया गांधी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों की मेहनत और कांग्रेस सरकारों की दूरदृष्टि से बनाई गई मजबूत अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है। करीब 14 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की रोजी रोटी खत्म हो रही है, लेकिन मौजूदा सरकार को कोई परवाह नहीं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।